बच्चों स्टोरीज सुनना किसको नहीं अच्छा लगता है, और स्टोरीज ऐसी मज़ेदार, ऐसी सस्पेंस, ऐसे थ्रिल वाले स्टोरीज जिनको सुनते ही ऐसे लगता है कि बस ये स्टोरी कहीं फिनिश ही नहीं होनी चाहिए, कंटिन्यू गोइंग ऑन होनी चाहिए। और कंटिन्यू गोइंग ऑन तभी होती है जब वो हमें कुछ न कुछ ऐसा क्लू देती है जिससे कि हमें उसको आगे सुनने की लालसा बढ़ती रहती है। सेम हेयर, हमारा ऐसे भी तो इसी चीज़ को कवर कर रहा है, द स्टोरी विच वॉज रिटन बाय E.M. फॉरेस्टर सर। हमने हमारे फर्स्ट पार्ट को कवर किया था जिसमें हमने E.M. फॉरेस्टर सर की बात की थी कि 1879 में इनका बर्थ हुआ था, 1970 में ये इनकी डेथ हुई थी। और अगर हम बात करें इनके लाइफ स्पेन की, तो हम सबसे बड़ी खासियत ये देखते हैं, ट्वाइस अपनी लाइफ में 2 बार ये इंडिया आके गए थे, इन द ईयर 1912 एंड इन द ईयर 1921। और यहाँ की कल्चर, यहाँ की बातों, यहाँ के तरीकों, यहाँ के रीति रिवाजों को देखकर ही सो मच एक्सपायर्ड। और यह इंस्पिरेशन जो है ना, यह इंस्पिरेशन ही अ पैसेज टू इंडिया विच वॉज रिटन इन द ईयर 1924 में इनका जो रचना है एज अ नॉवल हम सबके सामने आई थी। और हमने यहाँ पे हमारे इंडिया के कल्चर के बारे में, हमारे इंडिया के लोगों के बारे में रीड आउट किया था। इनका नॉवल है एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल, जिसका ही एक्सट्रैक्ट हमारा यह पार्ट है, द स्टोरी। यह सेकंड पार्ट को कवर करता है। एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल के सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें तो सेकंड पार्ट में ये जो हमारा ऐसे है यह कवर हो रहा है। अब क्या होता है, सबसे बड़ी बात है माइंड होना, और माइंड में भी सबसे बड़ी बात है बच्चों क्रिएटिविटी होना। यही क्रिएटिविटी जो है शेहरज़ेड के माइंड में थी। शेहरज़ेड ने अपने हस्बैंड और हम कह सकते हैं किंग से ये प्रॉमिस किया कि मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी, उस स्टोरी को आप सुनना और उसको मुझे बताना कि क्या खासियत है इसमें। लेकिन शेहरज़ेड एक प्रॉमिस और ले लेती हैं कि जैसे ही भोर होगी, जैसे ही सनराइज होगा, मैं स्टोरी को वहीं पे छोड़ दूंगी। और ऐसे करते करते हम क्या देखते हैं बच्चों कि काफ़ी लंबे टाइम तक शेहरज़ेड ने राजा को स्टोरी सुनाई। राजा स्टोरी सुनते हैं, वो रोज क्यूरियस हो जाते हैं, अरे व्हाट टू बी द नेक्स्ट। और यही नेक्स्ट जो है वो शेहरज़ेड का कत्ल नहीं होने देता है। और इन द लास्ट क्या होता है, शेहरज़ेड को किंग एक रानी के रूप में अपना लेते हैं और उन्हें नहीं मारते हैं। ये तो था हमारा स्टोरी का एक एक्सट्रैक्ट। आपने हमारे संग संग चैप्टर रीडिंग की है, तो आज आप हमारे संग तैयार हैं पार्ट 5 क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए। और जब हम क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं बच्चों, तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन आंसर्स आर बेस्ड ऑन द नॉवल, ऐसे और स्टोरी। तो यही स्टोरी के ऊपर, ये जो ऐसे, हमारा ऐसे का नाम है द स्टोरी, इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस है। तो 1 बाय 1 हम इन्हें यहाँ पे कवर कर रहे हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, What would you say are the finer growths that the story supports in a novel? इस स्टोरी का जो डेवलपमेंट होता है वो एक नॉवल को सपोर्ट कैसे कर पाते हैं, यही हमें यहाँ पे बताना है। The finer growths that a story supports in a novel are the art of characterization. नॉवेल्स में जो स्टोरी डेवलप की जाती है उसमें सबसे मेन पार्ट क्या है बच्चों, कैरेक्टराइजेशन, जो स्टोरी को आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं। द अदर थिंग्स आर नरेटिव टेक्निक्स, थीम एंड प्लॉट स्ट्रक्चर। कैरेक्टराइजेशन के अलावा और भी कई चीज़ें नॉवल को आगे बढ़ने में सपोर्ट करती है, या ये हम कह सकते हैं कि स्टोरी को डेवलप करने में हेल्प करती है। वो बच्चों क्या है, कैरेक्टराइजेशन फर्स्ट हो गया है, सेकंड हो गया है नरेटिव टेक्निक्स। किसी भी बात को कहने की जो कला है, जो टेक्निक है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। स्टोरी की थीम भी बहुत ज़रूरी होना चाहिए, उसका प्लॉट भी बहुत अच्छा, उसका प्लॉट स्ट्रक्चर जो है काफ़ी मजबूती लिए हुए होना चाहिए। एक ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसको हम कह सकते हैं कि कहानी को पढ़ने और सुनने में मज़ा आए। अदरवाइज तो हम क्या देखते हैं कि इट्स ओके, हम डेली रूटीन में कई कहानियाँ पढ़ लेते हैं लेकिन उन्हें ग्रेसअप नहीं कर पाते, बिकॉज दे हैव नो थीम, देयर प्लॉट स्ट्रक्चर इज नॉट दैट मच ऑफ डेवलप्ड स्ट्रक्चर। ओके,
द स्टोरी इज द बैकबोन ऑफ एनी नॉवल। तो इस तरह से हम बच्चों कह सकते हैं कि यह कोई भी स्टोरी जो होती है वह स्टोरी नॉवल की बैकबोन होती है। बैकबोन का मतलब होता है बच्चों रीढ़ की हड्डी। विदाउट इट द अदर टेक्निकलिटीज एंड स्ट्रक्चर्स आर मीनिंगलेस। और हम कह सकते हैं कि स्टोरी को अगर हम पीछे रख दें तो भले हम कितनी ही टेक्निक्स यूज़ कर लें, कितना ही हम स्ट्रक्चर को बहुत अच्छा साउंड कर लें, वो वेस्टलेस है, मीनिंगलेस है वह। The story contains the soul of the novel and that's why we can say that the story is the soul of the novel। नॉवल का सोल होता है और यही बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। सेकंड क्वेश्चन हम यहाँ पे लेके आए हैं बच्चों, डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ टाइम इन द नरेशन ऑफ अ स्टोरी। किसी भी स्टोरी को नरेट करते वक्त टाइम की इम्पोर्टेंस क्या है। हमने आपको जब ऐसे बात कर रहे थे, हम ऐसे रीडिंग कर रहे थे, ऑन दैट कंडीशन आल्सो वी हैड ऑलरेडी टोल्ड यू कि किसी भी स्टोरी में टाइम सीक्वेंस का सबसे मेन पॉइंट होता है और उसी को हम क्वेश्चन के रूप में यहाँ पर लेके आए हैं। In this chapter, Forrester brings out the importance of time in narration of story। इस चैप्टर के अंदर ये फॉरेस्टर सर जो हैं वो टाइम को सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट मानते हुए लेके आए हैं कि किसी भी स्टोरी को डेवलप करते हैं तो टाइम सीक्वेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। हमने आपको स्टोरी बताते वक्त भी यह चीज़ बताई थी बच्चों कि कैसे किस तरीके से सुबह होगी, उसके बाद में ही दोपहर होगी और दोपहर के बाद में ही शाम होगी। कैसे आप ब्रेकफास्ट मॉर्निंग आवर्स में ही करेंगे, लंच दोपहर में ही करेंगे, कैसे आपका स्कूल का टाइमिंग्स है वह सेट होगा। हम स्टोरी में यह ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। He says the appearance of time is dull and ugly, yet it is intricately connected with our daily life। हम कह सकते हैं कि टाइम जो है वो कई बार बुरा भी होता है, कई बार बहुत ही डल भी होता है, बट फिर भी हमारी जो मेन बात है हम डे टू डे लाइफ में इट्स ओके हम कह सकते हैं कई बार की एक्सेप्शंस आर देयर। फॉरेस्टर सेज दैट डेली लाइफ इज फुल ऑफ टाइम सेंस। फॉरेस्टर का ये सबसे अच्छी बात है, वो सबसे बड़ी बात मानते हैं कि हमारी ये जो लाइफ है, डे टू डे डेली लाइफ जो हम कर रहे हैं, यह भी तो क्या है, यह भी तो टाइम सेंस के ऊपर ही डिपेंड है। हाउएवर इन आवर डेली लाइफ वी कैन इग्नोर द सीक्वेंस ऑफ टाइम। डेली लाइफ में कई बार सीक्वेंस ऑफ टाइम को हम इग्नोर कर देते हैं। अब कई लोग नाश्ता नहीं करते हैं, वो सीधा लंच कर देते हैं, हम बोल देते हैं ना ब्रंच कर रहे हैं वो, तो वो वाली पोजीशन आ जाती है। बट जब हम स्टोरी को डेवलप करते हैं तो वहाँ पे टाइम सीक्वेंस की जो इम्पोर्टेंट है बात है वह अपना सबसे बड़ा रोल अदा वहाँ पे हो जाता है। वन कैन चूज एनी सिचुएशन एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। कोई भी व्यक्ति विशेष है वो कोई भी सिचुएशन को चूज कर सकता है और उसी के अनुसार काम कर सकता है। देयरफॉर आवर डेली लाइफ इज कंपोज्ड ऑफ टू लाइव्स, द लाइफ इन टाइम, द लाइफ बाय वैल्यूज। और इसीलिए अगर हम कहें कि हमारी ये जो डेली लाइफ है यह दो चीज़ों पर मेनली चलती है। पहली चीज़ है टाइमिंग का एंड दूसरी चीज़ है वैल्यूज़। हमारी ज़िंदगी में जो मूल्य हम लोगों ने निर्धारित किए हुए होते हैं उनके अनुसार ज़िंदगी का चलना। According to the essayist, the story narrates the life in time sequence। हमारे यहाँ पे ये फॉरेस्टर सर जो एसेइस्ट है उनका यह मानना है कि किसी भी स्टोरी को नरेट करते वक्त लाइफ में जो टाइम सीक्वेंस है उसको इम्पॉर्टेंटली लेना बहुत ज़रूरी है। इट्स ओके यू आर टेकिंग वैल्यूज आल्सो इन लाइफ, यू आर टेकिंग टाइम आल्सो, बट एज पर फॉरेस्टर सर लाइफ में टाइम का इम्पोर्टेंस, टाइम सीक्वेंस का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। और हम स्टोरी सुनते हैं, पढ़ते हैं तो भी हम इस चीज़ को मेनली रीड आउट करते हैं। However, we can ignore time in our daily life। डेली लाइफ में इग्नोर कर रहे हैं उसे। The basis of the novel is story।
एंड अ स्टोरी इज अ नरेटिव ऑफ इवेंट्स इन टाइम सीक्वेंस। हम क्या देखते हैं, किसी भी नॉवल का जो बेस होता है वह क्या होता है बच्चों बेस होता है स्टोरी। और स्टोरी को जब डेवलप किया जाता है, एक्सपैंड किया जाता है, उसमें हम क्या देखते हैं, यहाँ पे इवेंट्स जो हैं, जो भी घटनाएं, इंसिडेंट्स चल रही हैं, ऑल आर एज पर टाइम सीक्वेंस। तो हमने क्या देखा इस क्वेश्चन में बच्चों, कि स्टोरी को नरेट करते हैं तो उसमें टाइम सीक्वेंस का होना बहुत ज़रूरी। इट्स ओके, यू आर टेकिंग सम वैल्यूज आल्सो विद द टाइम सीक्वेंस, बट स्टोरी डेवलपमेंट की बात करते हैं, देन टाइम सीक्वेंस इज द मेन पार्ट टू डेवलप एनी स्टोरी। ओके, वी आर टेकिंग आवर थर्ड क्वेश्चन हेयर। Our daily life reflects a double allegiance to the life in time and the life by values। हमने अभी बात की थी, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन कवर किया था उसमें हमने बात की थी आवर लाइफ एक्सपेंड विद टू थिंग्स, लाइफ इन टाइम एंड लाइफ इन वैल्यूज़। तो वो क्या चीज़ है, कैसे वो हमारे रिफ्लेक्शन करती है, हमारी लाइफ के ऊपर कैसा वो असर डालती है। स्टोरी डेवलपमेंट की अगर बात करते हैं नॉवल के अंदर, तो वहाँ पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, इसी क्वेश्चन को हमें यहाँ पे लिखना है आंसर के रूप में। इस क्वेश्चन का हमें आंसर यहाँ पे किस तरीके से दे रहे हैं, देखिए बच्चों। We owe a double allegiance to the life in time and the values। हम हमारी ज़िंदगी में दोहरी तरह से काम करते हैं। हम टाइम को भी उतना ही इम्पोर्टेंस देते हैं जितना हम वैल्यूज़ को देते हैं। वैल्यूज़ इट मीन्स मूल्य। सब इंसानों के अलग अलग मूल्य निर्धारित होते हैं, स्टैंडर्ड्स निर्धारित होते हैं, और वह चाहते हैं कि वह उन्हीं अनुरूप ही काम करें। When we mention the life in time, it means that we refer to the exact sequence in which events occur in our life। जब बच्चों हम बात करते हैं टाइम की, लाइफ इन टाइम की बात कर रहे हैं, हमारा जो पहला पॉइंट है उसे हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, तो हम क्या देखते हैं, इसका मतलब होता है हम एग्जैक्टली बात कर रहे हैं सीक्वेंस, एक के बाद एक जो इवेंट्स होने जा रहे हैं लाइफ में, उसकी हम यहाँ पे चर्चा करते हैं, उसका डिस्कशन हम यहाँ पे लेते हैं। सेकंड थिंग, हाउएवर वी मे इमेजिन दैट इवेंट कैन अकर इन अ सीक्वेंस ऑफ आवर चॉइस। घटनाएं हमारी चॉइस के अनुसार हो सकती हैं, लेकिन हम क्या कहते हैं कि सीक्वेंस होना मेन चीज़ है। वी मे सेलेक्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ इवेंट्स or impressions from any point of time according to their values or importance। हम अगर बात कर रहे हैं लाइफ में टाइम की बात, लाइफ में वैल्यूज़ की बात, तो हम क्या देखते हैं कि हम हमारे एक्सपीरियंस से इवेंट्स को, अलग अलग तरह के इवेंट्स को पॉइंट ऑफ टाइम के अनुसार दे सकते हैं। वहाँ पे हमारी जो वैल्यूज़ इम्पोर्टेंसेस हैं उनको भी हम इंक्लूड करते हैं। बट हम वापस कह रहे हैं बच्चों, सीक्वेंस ऑफ टाइम इज़ द बेसिस ऑफ स्टोरी। This ability on our part shows that we can lead life by values also। हमने स्टोरी के डेवलपमेंट की बात कर ली, लेकिन हम जब पर्सनल लाइफ की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ये जो एबिलिटी है, ये जो हम वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं, तो हम क्या देखते हैं कि हमारी ये जो लाइफ है ये वैल्यूज़ के ऊपर बेस्ड होके भी रन करती है। लेकिन जब हम स्टोरी की बात करते हैं तो टाइम सीक्वेंस के साथ साथ इट्स ओके, इंसिडेंट्स को आप वैल्यूज़ के बेस्ड ले सकते हैं, बट उन्हें भी आप निर्धारित करके ही लेंगे। बच्चों एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं, देखिए, हाउ कैन अ पर्सन बी कॉल्ड अनएडुकेटेड इवन दो ही हैज रेड अ लॉट ऑफ बुक्स। एक इंसान है, बहुत बुक्स पढ़ ली है उन्होंने, इट में साक्षर तो है, वो लिटरेट तो हैं, बट फिर भी हम क्या कहते हैं, ही इज़ नॉट एडुकेटेड। रीज़न बिहाइंड इट, उसे ही तो आपको आंसर में लिखना है। तो आंसर में आप क्या लिखेंगे, इसी को हम यहाँ पे आपको बताते हैं बच्चों। A person might have read a lot of books। कोई भी इंसान है वो अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी बुक्स को पढ़ सकता है, but if he has read all the books superficially,
दैट पर्सन कांट बी कॉल्ड ट्रूली एडुकेटेड वन। अगर कोई इंसान है, उसने बुक रीडिंग की है बच्चों, और वह बुक रीडिंग सिर्फ हम कहते हैं ना कि इट्स ओके स्पीडली कर लिया, उसके अंदर क्या मीनिंग है, वहाँ पे क्या थीम दे के बात कही जा रही है, इसके ऊपर बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है, तो हम क्या कहेंगे कि वह क्या ट्रूली एडुकेटेड कहलाएगा क्या? नो, द पर्सन कांट बी कॉल्ड ट्रूली एडुकेटेड वन। रीजन हमने आपको दे दिया बच्चों कि उन्होंने क्या किया, चैप्टर रीडिंग तो कर ली। अब आप बताइए बच्चों, आप में से भी तो कई सारे बच्चे यही काम करते हैं। टीचर ने कहा मैं कंप्यूटर पे हूँ, आप चैप्टर रीडिंग करिए, तो चैप्टर रीडिंग का मतलब होता है फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, फिफ्थ लाइन, सेवंथ लाइन, नाइन्थ लाइन। लेकिन क्या हो रहा है वहाँ पे, क्या कहने चाहते हैं ऑथर, उस चीज़ को अगर किसी भी स्टूडेंट ने ग्रेसअप कर लिया तभी तो आपका चैप्टर रीडिंग इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं अनएडुकेटेड पर्सन की, वहाँ ये चीज़ आप पे भी बच्चों लागू हो जाती है। तो कोई भी चीज़ आप पढ़ते हैं, इट्स ओके वट एवर सब्जेक्ट यू आर रीडिंग, बट फर्स्टली यू विल टेक अटेंशन दैट व्हाट द थीम ऑफ द लेसन, एंड आफ्टर दैट यू विल ग्रेसअप दैट लेसन। द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, तभी आपको एडुकेटेड की श्रेणी में माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जा सकता। सच अ पर्सन कांट अंडरस्टैंड एनी बुक डीपली। और रीज़न भी है बच्चों कि ऐसा जो पर्सन है जो सिर्फ ऊपर ऊपर से बुक रीडिंग कर ली है, वो इसका जो मीनिंग है, डीपली मीनिंग किसी भी बुक का है, उसे नहीं समझ पाएंगे। अकॉर्डिंग टू द ऑथर सच अ पर्सन कांट बी कॉल्ड एडुकेटेड। और इसी तरह हमारे जो E.F. फॉरेस्टर सर हैं, वो इस बात पे बड़ी इंपॉर्टेंस देते हैं कि ऐसे जो पर्सन हैं वो कभी भी एडुकेटेड श्रेणी में नहीं माने जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मीनिंग को ग्रेसअप नहीं किया है। तो बच्चों यह चीज़ आप पे भी लागू होती है कि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उसे थोरोली पढ़ेंगे, उसको सिस्टमेटिक वे से पढ़ते वक्त उसके मीनिंग को साथ लेके अपनी बात को लेकर चलेंगे। वन मोर क्वेश्चन हियर, हाउ can you say that human beings like stories since the stone age? स्टोन एज इट मीन्स पाषाण काल से ही जो इंसान है वो कहानियाँ बहुत पसंद करता है। ऐसा प्रूव करने के लिए E.M. फॉरेस्टर सर ने क्या क्लूज दिए हम सबको? यस, नियोलिथिक एज की बात की थी इन्होंने और भी हमें बताया था, कई ऐसी चीज़ें इन्होंने इंक्लूड की थी जिसको देख के हमने क्या कहा कि स्कल है, स्कल को देख के उसको एग्जामिन करके यहाँ फॉरेस्टर सर अपनी बात को प्रूव कर रहे हैं यहाँ पे, और इसको सिस्टमेटिक वे से लिखना हम आपको बता रहे हैं। The writer says that the liking of a story by human beings is very old. जो राइटर हैं E.M. फॉरेस्टर सर हैं, वो अपनी बात को प्रूव करने के लिए कहते हैं कि जो इंसान है वो काफ़ी समय पहले से ही कहानियाँ सुनने का बहुत शौकीन रहा है। We have evidence that the human beings like stories even during the Stone Age। और अपने बात को पुख्ता तौर पर एविडेंट के तौर पर कहते हुए ये फॉरेस्टर सर कहते हैं कि हमारे पास में ह्यूमन बींग्स का जो स्टोरी के प्रति उनका जो बहुत ज़्यादा अफेक्शन है वह हमें स्टोन एज से ही पता चल रहा है। द राइटर से दैट द प्रिमिटिव मैन used to enjoy story round the campfire। और बताते भी हैं कि बहुत समय पहले जब पाषाण काल था, उस समय जब इंसान रहते थे तो वो कैंप फायर करते थे। इट मीन्स आपने भी एनसीसी वगैरह में, एनएसएस में कैंप फायर किए होंगे बच्चों। बीच में अलाव जला लिया जाता है और उस अलाव के आर पार चारों तरफ राउंड में बैठ जाते हैं पर्सन्स, और पर्सन्स बैठ के बच्चे बैठ हो सकते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे एक थीम बेस्ड प्रोग्राम चलता है जिसमें कई बार हम कहते हैं स्टोरी टेलिंग हो रही है, कई बार कह सकते हैं कि पोएम रिसाइटिंग हो रहा है, कई बार हम कह सकते हैं कि समथिंग न्यू गेम इज देयर, चैलेंजिंग गेम्स भी वहाँ पे होते रहते हैं। तो यहाँ पे ये फॉरेस्टर सर जो हमें बात बता रहे हैं एविडेंट के तौर पर, वो कह रहे हैं कि स्टोन एज में कैंप फायर होता था
और अलाव जला के उसके आर पार जो राउंड में सारे पर्सन्स बैठ जाते थे और वहाँ पे एक पर्सन जो स्टोरी सुनाते थे उसको सभी जने बड़ी उत्सुकता से सुनते थे। एक और रीज़न बता रहे हैं सर हमें यहाँ पे, द ह्यूमन बींग्स ऑलवेज लाइक द स्टोरीज फुल ऑफ सस्पेंस। क्यों? क्योंकि हम जो इंसान हैं ये स्टार्टिंग से ही सस्पेंस वाली स्टोरीज पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं और हमें सस्पेंस वाली स्टोरीज जो है वह बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और पसंद क्यों नहीं आएगी? क्योंकि नेक्स्ट क्या, यही तो स्टोरी का बेस होता है और यही तो किसी भी रीडर को स्टोरी पढ़ने के लिए फोर्स करता है कि आप मुझे मत छोड़िए, मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा सस्पेंस थ्रिल लेकर आई हूँ। यही स्टोरी की मेन इम्पोर्टेंस होती है। हमने आपको जब स्टोरी रीडिंग की थी, द स्टोरी की बात कर रहे हैं बच्चों, ऐसे की बात कर रहे हैं हम, जब ऐसे रीडिंग किया था एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल का सेकंड पार्ट जो द स्टोरी है उसका, तो हमने आपको शेहरज़ेड की कहानी सुनाई थी। यहाँ पे जो शेहरज़ेड है वो अपने फेट को, भाग्य को क्या अवॉइड कर पाती है? क्या होता है? क्यों? क्योंकि हमने आपको कहानी सुनाई थी, उसमें हमने आपको बताया था कि जो राजा होते हैं वो बहुत ही क्रूअल किंग होते हैं एंड दिस क्रूअल किंग हमेशा नाइट में आज शादी करते हैं और आज ही रात को अपनी पत्नी को कत्ल करवा देते हैं। तो ये जो सिलसिला है काफ़ी टाइम से चलता है, बट शेहरज़ेड की जो कहानी हमने आपको सुनाई, आपने देखा उन्होंने इस सिलसिले को नहीं चलने दिया। इसके पीछे क्या है? क्या वो फेट के बारे में विश्वास करती हैं क्या? लेट्स रीड हेयर। शेहरज़ेड वॉज मैरिड टू अ क्रूअल एंड एसेंट्रिक किंग। शेहरज़ेड जो है उनकी शादी, शेहरज़ेड कौन होती है बच्चों? हमने आपको बताया था एक वजीर या मंत्री की बेटी होती हैं। वो अपने फादर को इंसिस्ट करती है, फादर आई वांट टू बी मैरिड टू द किंग। मंत्री बहुत अच्छे से जानते थे बच्चों कि किंग जो है वो बहुत ही क्रूअल है, एसेंट्रिक है। इट मीन मानसिक रूप से हम कह सकते हैं कि कुछ न कुछ विक्षिप्त है या वो अपने आप को शो करता है। He would marry on daily basis, वो डेली बेसिस के हिसाब से अपने ज़िंदगी में शादियां करता है। On the wedding night he would execute his wife। होता क्या है? हर दिन शादी की और उसी दिन रात के समय पत्नी का कत्ल करवा दिया जाता था। However, लेकिन अगर हम शेहरज़ेड की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं? शेहरज़ेड को टेल हिम अ स्टोरी इन द नाइट बट शी वुड नॉट कंप्लीट इट। शेहरज़ेड क्या करती थी? वो रोज रात को कहानी सुनाना शुरू करती थी, लेकिन कहानी सुनाते वक्त क्या होता था बच्चों? वो जैसे जैसे सुबह होता था, सनराइजिंग होता था, वो अपनी स्टोरी को एक ऐसे मुकाम पे लाके, सस्पेंस पे लाके छोड़ देती थी। और जो हमारे किंग होते हैं, स्टोरी के किंग होते हैं, वो क्या करते हैं? ही इज़ अवेटिंग व्हाट्स द नेक्स्ट सस्पेंस। और उसी को वो कई बार कहते भी हैं, शेहरज़ेड आप हमें सुनाइए। लेकिन शेहरज़ेड ने पहले ही प्रॉमिस कर लिया था कि जैसे ही मॉर्निंग होगी हम इस स्टोरी को स्टॉप कर देंगे। और स्टोरी का स्टॉपेज भी वो ऐसे सस्पेंस पे लाकर छोड़ती थी। एट द क्रैक ऑफ डॉन शी वुड लीव द स्टोरी एट सम इंटरेस्टिंग पॉइंट। बहुत ही मज़ेदार बिंदु पर लाके स्टोरी को छोड़ दिया जाता था। द किंग वुड बी so eager to hear to a story that he did not execute her। और राजा जो है वो कहानी सुनने के लिए इतना ज़्यादा एग्जीक्यूट इट मीन्स ईगर, इतना ज़्यादा आतुर था, बहुत ज़्यादा आतुर थे राजा। और इसीलिए वो क्या करते हैं? एग्जीक्यूट का मतलब होता है शेहरज़ेड को कत्ल नहीं करवाते हैं। रीज़न भी हमने आपको दे दिया है कि कहानी कहाँ पे छूटती है बच्चों? एक ऐसे सस्पेंस टाइम में, भोर के समय एक ऐसे सस्पेंस पे छोड़ दिया जाता है कि राजा कहते हैं अरे नेक्स्ट क्या? तो शेहरज़ेड कहती है रात का इंतज़ार करिए राजा, मैं आपको सुनाऊंगी ना। एंड अल्टीमेटली लेफ्ट हिज क्रूअल
प्रैक्टिस फॉरएवर। और सबसे बड़ी बात क्या है, शेहरज़ेड की ये जो कहानी है वो हर बार एक नई कहानी लेके आती है। 1001 अरेबियन नाइट्स के नाम से जो कहानियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, जो कहानियाँ सस्पेंस लिए हुए होती हैं, तो इस तरह से उनका जो सुनाने का तरीका होता है, सस्पेंस पर छोड़ने का जो तरीका होता है, वो राजा जो है वो आतुर होते हैं कि अब कहानी में नेक्स्ट क्या होगा। और इसी वजह से क्या करते हैं राजा, बिल्कुल भी शेहरज़ेड का कत्ल नहीं करते हैं। और इन द लास्ट वो इतने हैबिचुअल हो जाते हैं कि वो रानियों को मारना ही बंद कर देते हैं। तो रानियों के कत्ल की दास्तान यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि क्रूअल प्रैक्टिस राजा के द्वारा बंद की जाती है। शेहरज़ेड ने ये प्रूव कर दिया कि अगर आप बहुत अच्छी स्टोरी का निर्माण कर सकते हैं तो उसमें, जैसा हमने स्टार्टिंग में बताया था कि उसमें प्लॉट स्ट्रक्चर, उसमें कैरेक्टर्स, उसमें जो थीम ले रहे हैं, उसमें जो सस्पेंस ले रहे हैं, वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, why does the author say that we are like Scheherazad's husband in perspective or a novel? जो E.M. फॉरेस्टर सर है वो एक चीज़ कहते हैं, वो ये कहते हैं कि आप और हम भी कौन हैं, हम भी तो शेहरज़ेड्स के हस्बैंड की तरह ही तो बिहेव करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें भी तो व्हाट्स नेक्स्ट इन द स्टोरी के लिए हमारा जो ईगरनेस होता है वो हमेशा तैयार रहता है कि कहानी में अब आगे क्या होने वाला है, और यही थ्रिल जो है वह हम सबके सामने क्रिएट होता है। तो इसी को हमें बताना है यहाँ पे ऑथर क्या कहना चाहते हैं। We like Scheherazad's husband because her husband married a girl on daily basis. हम शेहरज़ेड के हस्बैंड को यहाँ पे एक नए तरीके से पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, डेली बेसिस पे, रोज के तरीके से डेली एक लेडी से शादी करते थे, एक गर्ल से शादी करते थे और उसको कत्ल करवा देते थे। His wife was always beheaded after the wedding night, और वेडिंग के नाइट के बाद में ही उसका कत्ल कर दिया जाता था। शेहरज़ेड told her father that she wished to marry the king. यहाँ पे जो शेहरज़ेड है वो थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि स्टोरी टेलिंग में अपने आप को माहिर समझती थी, या उनको एक तरीका पता था कि वो किंग को कैसे इस क्रूअलिटी से बचा सकती हैं। तो वो अपने फादर को इंसिस्ट करते हैं, फादर आई वांट टू मैरी टू बी द किंग। और यहाँ पे जब फादर को पता होने के बावजूद इट्स ओके यू विल, और उनकी मैरिज करवा दी जाती है। तो यहाँ पे शेहरज़ेड जो है वो राजा से शादी कर लेती हैं। हर फादर एग्रीड रिलक्टेंटली, और हम क्या देखते हैं, उनके फादर बिल्कुल अनिच्छा से ही राजी होते हैं। She told the king an interesting story on their wedding night, और हम क्या देखते हैं, शेहरज़ेड की जो शादी है वह क्रूअल किंग से करवा दी जाती है, लेकिन शेहरज़ेड एक बहुत ही अच्छा काम करती हैं। वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी वेडिंग नाइट को राजा को सुनाती है, एंड मेड श्योर टू स्टॉप एट एन इंटरेस्टिंग पॉइंट एट द क्रैक ऑफ डॉन। लेकिन एक खास बात वो ज़रूर करती हैं, जैसे जैसे सनराइज़ का टाइम आता है, डॉन का टाइम आता है, जब हम कहते हैं ना कि सूर्य वेला, तो उस समय शेहरज़ेड बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट पे कहानी को छोड़ देती। The king was unwilling to execute her because he wanted to hear the end of the story. और यहाँ पे जो राजा है वो उन्हें नहीं मारते हैं, because उनका एक रीज़न है, वो कहानी का अंत सुनना चाहते हैं, और इसीलिए वो शेहरज़ेड का कत्ल नहीं करते। जो इतने सालों से परंपरा चली आ रही थी बच्चों, उस परंपरा को शेहरज़ेड ने तोड़ दिया था। She linked stories over many nights and the king accepted her as his queen. और शेहरज़ेड के कहानी कहने का तरीका ऐसा था कि वो रोज़ रात को एक नई कहानी जो कि पीछे की कहानी से लिंक्ड होती है उसे सुनाती हैं राजा को, और राजा रोज सस्पेंस और थ्रिल वाली, ईगरनेस वाली पॉइंट पे जब स्टोरी को फिनिश कर दिया जाता है तो वो आतुर होता है कि अरे आगे क्या होगा। और इसी आगे क्या के टाइम में हम क्या देखते हैं, कई नाइट्स गुजर जाती हैं और लास्ट में राजा जो है वो शेहरज़ेड को अपनी रानी के रूप में एक्सेप्ट
कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो सुखद अंत हुआ है इस कहानी का वो बताता है कि हाउ द नॉवल विल बी डेवलप्ड, और नॉवल का डेवलपमेंट के लिए मेन बेस होता है स्टोरी, और स्टोरी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है टाइम सीक्वेंस। यह तो हमने क्वेश्चन आंसर्स किए बच्चों। वन मोर थिंग वी हैव सीन पैसेज टू यू, और सीन पैसेज के बाद में हम बच्चों आपके लिए लेके आते हैं क्वेश्चन आंसर्स बेस्ड ऑन द सीन पैसेज। सो फर्स्ट वी विल रीड आउट द पैसेज एंड आफ्टर दैट हम उसके क्वेश्चन आंसर्स आपके लिए लेके आएंगे। डेली लाइफ इज ऑल्सो फुल ऑफ द टाइम सेंस। हम बात कर रहे हैं हमारी डेली लाइफ की, तो हमारी जो दैनिक दिनचर्या है वह भी तो टाइम सेंस के ऊपर ही डिपेंड है। वी थिंक वन इवेंट अकर्स आफ्टर और बिफोर अनदर। हम क्या देखते हैं कि एक जो घटना है, इवेंट मीन्स घटना, एक घटना किसी चीज से पहले या बाद में होती है, पर वो सीक्वेंस में होती है। द थॉट इज ऑफन इन आवर माइंड्स एंड मच ऑफ आवर टॉक आर एक्शन प्रोसीड्स फ्रॉम दैट assumption। हमारे दिमाग में विचार होते हैं, उन विचारों को हम कई बार क्या करते हैं, सीक्वेंस लेके बोलते हैं। आपने जम्बल्ड वर्ड सुने होंगे, जम्बल्ड सेंटेंस सुने होंगे बच्चों, आपके इंग्लिश ग्रामर में जिसको यूज किया जाता है, और आपको कहा जाता है यू विल टेक इट इन अ सीक्वेंस। जम्बल्ड सेंटेंस है उसको सीक्वेंस में डालिए। तो ये जो सीक्वेंस वाली बात है ये स्टोरी पे भी तो लागू होती है, और यहीं पे हम क्या कहते हैं, हमारे दिमाग में जितने भी विचार आते हैं, हम जो भी बात बोलते हैं, उसके लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, सीक्वेंस होना चाहिए। assumptions are everywhere, okay? Much of our talk and action, but not all. There seems something else in life besides time. हमारे ज़्यादातर जो हम बात करते हैं या ज़्यादातर हम जो भी एक्शंस करते हैं, क्रियाएं करते हैं, वो बच्चों किसके ऊपर बेस्ड होती है, सभी की नहीं बात करें तो हम क्या देखते हैं, टाइम सीक्वेंस के ऊपर बेस्ड होती है। एक्सेप्शंस आर देयर, ओके। समथिंग विच मे कन्वीनियंटली बी कॉल्ड वैल्यू। हमने आपसे बात की थी टाइम सीक्वेंस और वैल्यूज़ की, तो कई बार हम क्या कहते हैं, इट्स ओके टाइम सीक्वेंस पे जोर नहीं देते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वैल्यूज़ पे जोर देते हैं। मूल्यों, हमारी जो ज़िंदगी है वो मूल्य आधारित भी होती है। हम अपने लिए कुछ गोल्स अचीव करने के लिए रखते हैं, उनके ऊपर भी हमारी लाइफ चलती है। समथिंग विच इज़ मेजर्ड नॉट बाय मिनट्स और आवर्स बट बाय इंटेंसिटी, जिनको हम मिनट्स या आवर्स में, इट मीन्स टाइम सीक्वेंस में नहीं ले सकते, बट वो हमें इंटेंसिटी के थ्रू बात करने के लिए ज़रूरी होता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं बच्चों, so that when we look at our past, it does not stretch back evenly but piles up into a few pinnacles, and when we look at the chronological chart, हम क्या देखते हैं कि जब हम हमारे पास्ट को देखते हैं, जो समय बीत चुका है बच्चों, हम उसको देखते हैं, तो हम क्या कहते हैं, इट्स ओके, हमें कुछ एक पॉइंट्स को हम बात करें, क्रोनोलॉजिकल चार्ट को हम बात करते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि सभी कुछ तो सीक्वेंस से चल रहा है। क्रोनोलॉजिकल चार्ट हमें यही तो बताता है कि आपके ज़िंदगी में कई बार आपने चाहा, कई बार आपने नहीं चाहा, लेकिन घटनाएं टाइम सीक्वेंस को लेकर चल रही हैं। Neither memory nor anticipation is much interested in father time. हम क्या समझ सकते हैं कि कई यादें, कई ऐसी चीज़ें जो हमारे फादर के टाइमिंग में इंटरेस्टिंग नहीं लगती थी, एंड ऑल ड्रीमर्स, सपनों में भी, आर्टिस्ट एंड लवर्स आर पार्शियली डिलीवर्ड फ्रॉम हिज टायरनी। हम बात करते हैं यादों की, हम बात करते हैं हमारे सपनों की, हम बात करते हैं कलाकारों की, प्रेमियों की, तो हम क्या देखते हैं, ये सब भी कहीं ना कहीं पार्शियली जो है अपनी टायरनी पे ही डिपेंड होते हैं। हम इनकी लाइफ को देखते हैं तो हम देखते हैं कि हाँ ये चीज़ प्रूव है, टाइम सीक्वेंस इज देयर, क्रोनोलॉजिकल चार्ट जो है वह भी हमें बताता है। तो बच्चों ये जो था यह हमारा है सीन पैसेज, और सीन पैसेज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो आप खुद देखेंगे, लाइन बाय लाइन हमने इसी पैसेज से एक्सट्रैक्ट किया है इनके आंसर्स को। फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे ले रहे हैं, हाउ इज आवर डेली लाइफ फुल ऑफ। हमारी ज़िंदगी कैसे फुल ऑफ होती है, कैसे होती है, देखिए आवर डेली लाइफ इज फुल ऑफ द टाइम सेंस। हमारी जो डेली लाइफ है वो टाइम सेंस से भरी हुई होती है, इट मीन्स टाइम सीक्वेंस वहाँ पे इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है।
वी थिंक वन इवेंट अकर्स आफ्टर और बिफोर अनदर एंड वी एज्यूम, हम क्या देखते हैं, कई बार कोई घटना क्रम चल रहा है, उससे घटना के पहले का या घटना के बाद का, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पे कहीं ना कहीं उनमें जो इंटरलिंकिंग होती है वो बहुत ज़रूरी होती है, और वही टाइम बेस्ड सीक्वेंस का आधार भी होती है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, देखिए, What seems something else in life besides time? हम पूरी ये फॉरेस्टर सर के नॉवल की एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल का जो हमारा सेकंड पार्ट द स्टोरी चल रहा है, इस ऐसे में हम पूरे टाइम सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, बट टाइम सीक्वेंस के संग संग ये फॉरेस्टर सर ने हमें एक चीज़ और बताई है, तो वो चीज़ क्या है हमें यही बताना है इस आंसर में। देयर सीम्स समथिंग एल्स इन लाइफ बिसाइड्स टाइम, टाइम सीक्वेंस के अलावा भी जिंदगी में और भी एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो क्या है, देखिए, दिस समथिंग else is called conveniently value, और इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, टाइम सीक्वेंस के साथ साथ कई लोग जो अपने वैल्यूज़ लेके चलते हैं, उन वैल्यूज़ की भी स्टोरी में, लाइफ में उतनी ही इम्पोर्टेंस होती है। यह तो थी वैल्यूज़ की बात। अब हम कर रहे हैं बच्चों मिनट्स और आवर्स की बात। कैसे, देखिए हमारा क्वेश्चन, What is not measured by minutes और hours? ऐसी क्या चीज़ है जिसका मेजरमेंट हम मिनट्स और आवर्स में नहीं कर सकते? इसी का आंसर हमें पैसेज में से एक्सट्रैक्ट करना होगा। There something cannot be measured by minutes or hours, but by intensity. जी हाँ, कई चीज़ें जो है वो मिनट्स और आवर्स में बंध के नहीं हो सकती, वो हमारे इंटेंसिटी के ऊपर बेस्ड होती है। वी कैन लुक एट आवर पास्ट बाय मीन्स ऑफ इट, और इसी के बेस पे हम हमारा जो पास्ट है, जो बीत चुका कल है, उसे देख पाते हैं, उसको महसूस कर पाते हैं। आपने देखा होगा कई लोग क्या कहते हैं, अगर मैं उस समय बहुत अच्छा कर लेता तो आज मेरा वर्तमान जो है वो अच्छा होता। तो इसीलिए अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। आपने ये 111 डैश 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 मुहावरा सुना होगा बच्चों, और इसका मेन बेस भी हमारी स्टोरी भी बता रही है कि आप आज क्या हो, यह आपके पास्ट के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए आप भी आज का अपना प्रेजेंट अच्छा बना लीजिए, ताकि आपका जो फ्यूचर है वह अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि आपका जो फ्यूचर होगा वह आज के लिए पास्ट हो जाएगा। जी हाँ, आज आपका पास्ट में चला जाएगा, इसलिए इस चीज़ को अपनी लाइफ में उतारना भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर टेकिंग हेयर, What do we look when we look at the future? जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर की बात करते वक्त हम क्या चीज़ महसूस करते हैं बच्चों? When we look at the future, it seems sometimes a wall, a cloud and a sun. जब हम फ्यूचर की बात करते हैं बच्चों, तो कई बार हमें क्या दिखती है कि एक दीवार सी खड़ी है, कई बार हमें बादल दिखते हैं, कई बार हमें सूरज दिखता है। We can never look chronological chart. हम chronological chart को नहीं देखते हैं, हम क्रोनोलॉजिकल चार्ट की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। एज पर एम फॉरेस्टर सर, हम तो क्लाउड्स को देख रहे हैं, हम तो सन को देख रहे हैं। ओके, यहाँ पे ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं। हम बार बार इसी चीज़ को यहाँ रिपीट कर रहे हैं बच्चों। एक और चीज़ है, व्हाट इज़ नॉट इंटरेस्टेड मच इन फादर्स टाइम। फादर के टाइम में ऐसी क्या चीज़ थी जो इंटरेस्टिंग नहीं लगी इनको? नाइदर मेमोरी nor anticipation is much interested in father's time, and all dreamers, artists and lovers are partially delivered from his tyranny. हम क्या देखते हैं कि पिताजी के ज़माने से, इट मीन्स हमारे फॉरफादर्स के ज़माने से ही क्या हो रहा है, हम जो हैं टाइम को ज़्यादा नहीं ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि कई सपने हमारे जो कलाकार हैं उनका, हमारे जो प्रेमी हैं वो क्या कर रहे हैं, वो ज़्यादातर जो है अपना जितना भी काम कर रहे हैं वो टायरनी के ऊपर ही बेस्ड कर रहे हैं। बाद में पता चलता है जब उसको शब्दों में ढालते हैं तो वहाँ पे टाइम सीक्वेंस है वह पता
चलता है। बच्चों हम लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए हमेशा लेके आते हैं, मे बी ऑफ वर्ड मीनिंग, मे बी ऑफ सिनोनिम्स, मे बी ऑफ एंटोनिम और मे बी ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ओके, हेयर आज क्या है देखते हैं हम यहाँ पे। Find out the words from the passage which mean the following। हमने अभी जो पैसेज रीड आउट किया है बच्चों, उसमें इस लाइन का एक प्रॉपर वर्ड मिलेगा जो हमें बताएगा कि इन लाइनों का जो मीनिंग है वह क्या है। लेट्स रीड। A belief or feelings that something is true or that something will happen। ऐसा विश्वास या ऐसा महसूस करना कि कुछ सही हो रहा है और कुछ सही होने वाला है। happen it means होने वाला है। तो इसके लिए हम क्या एक शब्द अपने इसमें से ही पैसेज में से ही एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं बच्चों, assumption। एजम्पशन जो है वो यहाँ पे हमें इस लाइन का पूरा अप्रोप्रिएट मीनिंग दे रहा है। वन मोर हेयर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सक्सेसफुल पार्ट ऑफ समथिंग। किसी भी चीज़ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सफलतापूर्ण जो पार्ट होता है वह क्या कहलाता है बच्चों? वह कहलाता है पिनेकल्स। तो ये जो वर्ड मीनिंग्स हैं ये आप याद करेंगे। हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपके पास में शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी है एंड पैसेज भी है। तो आपको हर तरह का पैटर्न यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन आंसर सीरीज में। आपकी ड्यूटी स्टार्ट हो रही है बच्चों, आप इन्हें रीडिंग, लर्निंग, राइटिंग में लेंगे और अच्छे से रीड आउट करेंगे। और हमारी ये जो थीम है टाइम सीक्वेंस, द स्टोरी इज बेस्ड मेनली ऑन टाइम सीक्वेंस। तो इसी टाइम सीक्वेंस को आप भी फॉलो करेंगे। आप भी अपनी लाइफ में टाइम सीक्वेंस को ध्यान देते वक्त यह चीज़ ज़रूर देखेंगे कि आज आप जो कर रहे हैं वह आपके लिए कल पास्ट हो जाएगा और पास्ट कभी भी दोबारा नहीं आएगा। इसलिए जो भी करेंगे आप अपनी लाइफ के लिए और अपने फैमिली, सोसाइटी के लाइफ के लिए बहुत अच्छा ही करेंगे। बच्चों मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट एसे में, तब तक बने रहिए बिंदु के साथ। नमस्कार।